अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तमाम बड़े थिंक टैंक्स दुनिया के ये बता रहे थे कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, और जिस तरीके से अब ईरान के बाद पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया गया है, और ईरान, रशिया, शुमाली कोरिया, चाइना, इन तमाम तर ममालिक के साथ अब पाकिस्तान का नाम आ रहा है। अमेरिकन एक हसास तरीन आप कह लें पोजिशन की जानब से, एक ऐसी एक ऐसे स्टेटस की जानिब से, एक ऐसे रैंक की जानिब से जो स्टेटमेंट कल सामने तुलसी गबार्ड के जानिब से आया, वो आपके सामने रखेंगे। खित्ते में बदलती बिगड़ती सूरत हाल और इसका पाकिस्तान पर कितना इम्पैक्ट होने जा रहा है। विजिलेंट रहना होगा बहैसियत कौम, हमें बहुत कुछ फैसला साजों को भी सोचना होगा, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से हम घिरे हुए हैं चारों जानिब से, हमारा बॉर्डर एक जंगी सूरत हाल में, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आगाज़ तुलसी गाबर्ड की स्टेटमेंट से ही कर देते हैं, और स्टेटमेंट सामने आया, और स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी, या आप कहें कि नेशनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स, या नेशनल सिक्योरिटी की जो हेड है, यानी यानी किसी बड़े मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर से ये पैगाम सामने आना और ये कहा जाना कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी कुड इंक्लूड ICBMS विद रेंज कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग होमलैंड। ये तुलसी गबार्ड ने स्टेटमेंट दिया है सेनेट हेयरिंग के अंदर। एक बड़ा उनका ऑब्वियसली एक उनकी जो आप कहें एक आला फोरम जो उनका आप कह सकते हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी हेड की जानब से ये मैसेज आना और ये कहा जाना कि पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो अब अमेरिका को तक पहुंच सकते हैं, जबकि एक्चुअल में फैक्ट्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हो रही है। मैक्सिमम पाकिस्तान के पास जो रेंज है, मैक्सिमम आई थिंक स्टार्ट ही शॉर्ट रेंज से होता है, जिसमें नसर और इसके अलावा एक दो और मिसाइल्स आते हैं, उनकी रेंज ही 500 से 700 है। और उसके बाद जो मैक्सिमम रेंज आ रही है शाहीन 2, शाहीन 3 की, वो अगर आप चेक भी करें तो जो बताया गया है वो यही है कि 2700 से 2800 रेंज है, जबकि अमेरिका तक पहुंचने के लिए एक मिसाइल की रेंज तकरीबन तकरीबन 15,000 तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एक सीधा सफ़ेद झूठ जिस तरह से बोला गया, क्योंकि ये मामला न्यूक्लियर असासों का कभी सा नहीं था, ये मामला कभी भी ईरान की न्यूक्लियर एसेट्स का नहीं था। तुलसी गबार्डी यहाँ पर बता रही हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर पूरे का पूरा प्रोग्राम था, इस हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जब आखिरी बार B2 बॉम्बर्स गए थे ईरान के अंदर और जब जाके उन्होंने बॉम्बिंग की थी, तो उसके बाद से ईरान किसी भी तरह से यूरेनियम एनरिचमेंट की जानिब आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद एक जानिब एक मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी की हेड ये कह रही है, लेकिन दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है आके सामने, सबके सामने, इतना सीधा सफ़ेद झूठ के ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा था और उसके बहुत करीब था, सिर्फ फ्यू वीक्स अवे था, फ्यू डेज अवे था। कुछ जगहों पर यह भी कहा गया इसलिए हमने एक मुल्क के ऊपर पूरी की पूरी जंग मुसल्लत कर दी, यानी एक मुल्क के ऊपर पूरी की पूरी जंग मुसल्लत कर दी गई। एक मुल्क के अंदर जंग का आगाज एक मासूम बच्चियों के स्कूल पे बम्बार्डमेंट से हुआ, और दूसरे मुल्क के जहाँ जिसकी जानिब से ये जंग का आगाज किया गया, जंग मुसल्लत की गई, वो मुल्क ये कह रहा है जी कि ईरान किसी यूरेनियम इन्वेस्टमेंट की जानिब नहीं बढ़ रहा था। तो ये कितना बड़ा एक क्राइम है, लेकिन इस पर कौन बात करेगा, बल्कि अब तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और मुख्तलिफ दुनिया के जो बड़े इदारे हैं वो ये अलर्ट्स भी जारी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस चीज़ की जानिब दुनिया बढ़ती दिखाई दे रही है कि कोई एटॉमिक बॉम्ब जो है उसका इस्तेमाल हो सकता है। सेनेट हेयरिंग के अंदर तुलसी गबार्ड का ये स्टेटमेंट वाज़ेह करता है कि CIA के साबिक डायरेक्टर्स और इसराइल के अंदर उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बैठे प्रोफेसर्स बाकायदा तौर पे लेक्चर्स के अंदर, और जिस तरीके से एक स्कूल ऑफ थॉट सामने आ रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि ईरान के बाद पाकिस्तान की, खासकर बलूचिस्तान का नाम लेकर कहा जाता था कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी होगी। ये जो कल का तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है, ये उसी जानिब, उन्हीं तशवीशनाक चीज़ों की जानिब इशारा कर रहा है, उसी ग्रेटर प्लान की जानिब, या वही जो एक बड़ा डर्टी प्लान है उसकी जानिब इशारा कर रहा है, क्योंकि मामला न्यूक्स का नहीं है, मामला पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का नहीं है, मामला कुछ और है, मामला खित्ते में गलबा हासिल करने का है। और ये सब हो भी तब रहा है जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, अमेरिका के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं, और बड़ी तारीफें भी की जाती हैं, लेकिन उस वक्त के अंदर तुलसी गबार्डी कह रही हैं कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है वो US को एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ये सारी सिचुएशन से क्या सबक सीखने को मिलता है? एक तो पाकिस्तान की कौम को तो अगला स्टेप है ना, पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं अब उनको बहुत विजिलेंट होना होगा। पाकिस्तान के अंदर आपका सबसे बड़ा लीडर आपने जेल की सलाखों के पीछे डाला हुआ है। एक जानिब तो आप इस जंग में भी, आपका डिफेंस पैक्ट है, आप सऊदीया के साथ एक डिफेंस पैक्ट में शामिल हैं। सऊदीया भी अब सामने आ चुका है, और सऊदीया ने क्लियरली कहा है अब ईरान को कि अब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि कतर पर जो कल बमबारी हुई है, कतर पर जो अटैक किया है ईरान ने, ऑब्वियसली वो क्यों किया है, क्योंकि ईरान की जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उनको जिस तरीके से अटैक किया गया है, उसके बाद जब कतर के ऊपर रिटेलिएशन दिखाई गई, तो कतर की जानिब से अब डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आ गया, और डोनाल्ड
ट्रंप ने एक अगेन बदमाश बनकर पूरे खत्ते का ओनर बनकर वो सामने आ गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब अगर कतर के ऊपर किसी किस्म की बम्बार्डमेंट की गई या किसी किस्म के मिसाइल दागे गए, कुछ भी किया गया, तो इतनी बुरी बमबारी की जाएगी ईरान पे जो शायद आज से पहले तारीख में कभी नहीं हुई होगी, क्योंकि कतर और अमेरिका एक डिफेंस पैक्ट के अंदर है। उसी डिफेंस पैक्ट का एक प्रेशर या उसी डिफेंस पैक्ट की अम्ब्रेला के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को। और वो कोशिश इस तरह से की जा रही है कि सऊदिया अब जब बार बार ये कह रहा है ईरान को कि हम रिएक्शन देने का हक रखते हैं, तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन सऊदिया नहीं देगा, कौन देगा हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की BBC उर्दू कह रहा है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिया उलमा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, किसी दूसरे मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दूसरी जानिब बाकायदा शिया उलमा को इकट्ठा करके उनसे मुलाकातें भी की जा रही है। तो आर वी हेडिंग टुवर्ड्स समथिंग बिग, या हम किसी डिफेंस पैक्ट का मायदे का हिस्सा बनते हुए कुछ और करने जा रहे हैं? हम क्या करने जा रहे हैं? US डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का बयान मैंने आपके सामने रख दिया है, और जिसके बाद एक ही सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान क्या लिस्ट में अगला नंबर है ईरान के बाद? पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पहली बार ये थ्रेट नहीं है। इससे पहले भी जो है वो मुख्तलिफ अमेरिका के जो तमाम तर सदूर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो पाकिस्तान के अटामिक पावर के ऊपर या मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर मुख्तलिफ सवालात उठा चुके हैं, और उनको हमेशा से एक थ्रेट ही लगता था। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, हमेशा से उसकी जानिब एक तशवीश की निगाह से देखा जाता था। ये मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखूं। सेनेटर रेड अमरीकी समात में कह रहे हैं कि हमने दुश्मन को समझने में गलती कर दी, ईरानी शहादत को खुशी की तरह मनाते हैं, क्या हम इनको ये मौका देंगे कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत को भी मनाते हैं? क्या ये दुरुस्त है? तुलसी गबार्ड ने कहा आगे से जी बिल्कुल, और वो बिल्कुल खामोश हो गई, क्योंकि ईरान की अवाम का, ईरान की लीडरशिप का जो जज्बा है, जो कन्विक्शन है, जैसे दे आर वेटिंग फॉर मार्टायरडम, वो इंतज़ार में बैठे हैं कि हम शहीद कर दिए जाएं। और उनको बिल्कुल खौफ नहीं है कि उनकी जिस तरह से जिस फिरौनियत और रौनक भरे लहजे में जो अमेरिकन वॉर मिनिस्टर है वो कह रहे थे कि ऊपर स्काइस पे सिर्फ जहाज़ होंगे, बम्बार्डमेंट होगी, डिस्ट्रक्शन होगी, डेथ होगी, लेकिन ईरानी चेहरों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, बल्कि जो तशवीश है, जो एक थ्रेट की लहर है, वो अमरीकी या इसराइली चेहरों पर ज़रूर दौड़ रही है। अब इसराइल ने ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हमला किया ताकि जंग की आग मजीद बढ़े। पार्स गैस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका गैस फील्ड है। इसराइल ने जानबूझकर ये जुर्म किया था कि खत्ते में तेल गैस की कुओं पर जंग की आग बढ़े और फैले। कुवैत के साबिक वज़ीर इत्तलात ने यह बयान दिया है। इसके साथ साथ जो अमेरिका के इंटेलिजेंस एहलकार हैं, उन्होंने टकर कार्लसन को एक इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने इस जंग के अंदर ही रिज़ाइन किया, और अब वो कह रहे हैं कि ना 3 हफ्ते पहले ना पिछले साल जून में ईरान एटमी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब नहीं था, क्योंकि ईरान में एटमी हथियारों के खिलाफ एक फतवा मौजूद है, और अमेरिका के पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं थी जो कि साबित करती हो कि ईरान इस फतवे के खिलाफ काम करने जा रहा था। यही बात नेशनल सिक्योरिटी हेड तुलसी गबार्ड भी बता चुकी हैं। तो फिर ईरान के ऊपर जो इतना बड़ा एक हमला किया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक खलबली है, एक हलचल है, पूरे का पूरा मिडल ईस्ट, पूरे के पूरे खत्ते की सूरत हाल, जो ऑयल एंड गैस प्राइसेस के अंदर सर्ज आ रहा है, जो स्टार्वेशन की बात हो रही है, जो इन्फ्लेशन की बात हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अमेरिका को भी कोई कटहरे में खड़ा करेगा या नहीं करेगा? आने वाले दिन बहुत सख्त होंगे। मोहम्मद मालिक साहब भी तज्जिया कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है गालिबन 8-9% तो पर चली ही जाएगी, लेकिन अब इससे बढ़कर कहा जा रहा है कि इससे मजीद ऊपर इन्फ्लेशन जाने के चांसेस है। तो हालात अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी जानिब आपका जो एक बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ सीज़ फायर आपने ईद तक ऐलान तो ज़रूर कर दिया है, लेकिन उस पर एक बहुत शदीद डिस्टर्बेंस मौजूद है। इंडिया के साथ बॉर्डर, इंडिया तो इंतज़ार में बैठा है कि आप पर किसी तरीके से अटैक किया जा सके। तीसरा बॉर्डर आपका ईरान के साथ, और अगर वहाँ पर भी आप किसी को एक डिफेंस अम्ब्रेला के नीचे रखते हुए कोई काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो ईरान तो फिर अपने आसपास हमसायों के साथ इतने बुरे ताल्लुकात में नहीं था। हमारे तो आसपास बुरे ताल्लुकात के, हमारे आसपास दुश्मनों से तमाम दरवाज़ों पर दुश्मन दस्तक दे रहे हैं। मुल्क के अंदर एक बड़ी हॉस्टाइल सी सिचुएशन है, एक बड़ी एब्रप्ट सी सिचुएशन है, एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पोलराइजेशन है। मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जेल की सलाखों के पीछे है, बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं। इस तमाम सिचुएशन के अंदर, क्योंकि ईरानी कौम मुत्तहिद है, ईरानी रजीम के लोग बहुत मजबूत हैं, पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वक्त आता है तो मामलात किस तरफ जाएंगे, क्योंकि दरवाजे पर जंग अब दस्तक दे रही है। और तुलसी के बाद नेशनल सिक्योरिटी हेड ये कह रही है कि आपका लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो US के लिए अब खतरा है, जबकि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जाते जाते आपको एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें सुनाएंगे। एक तो इमरान खान के हवाले से आपको बताऊं कि आज वकला से और पार्टी के लोगों से मुलाकात का दिन था। वकला पहुंचे धागल नाके पर, वहां से वापसी हो गई। नियाजुल्लाह नियाजी के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी पहुंचे। इसके साथ साथ इमरान खान से मुलाकात के लिए सूबाई सूबाई वजीर KPK आगिबुल्लाह खान,
MP पंजाब तनवीर असलम और मेजर रिटायर्ड लतासफ सिद्दीकी भी पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। ठीक एक रोज़ बाद ईद और उसके बावजूद मुलाकात नहीं होने दी जा रही। ये इस वक्त सिचुएशन है। आप मुल्क के अंदर मामलात को इस तरह चला रहे हैं और मुल्क के चारों तरफ आपके बॉर्डर्स पर जो सिचुएशन और जो स्टेटमेंट्स आप सुन रहे हैं वो भी आपके सामने है। मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम कैसे काटा गया, क्या वजह बनी, जहाज़ का प्रोग्राम, जहाज़ के ऊपर बात करना इतना बड़ा जुर्म क्यों है? एक ज़माने में काशिफ अब्बासी ऑफ एयर कर दिए गए थे, अभी तक ऑफ एयर हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन धांधली के ऊपर बात की और अब जहाज़ शायद बहुत नागुज़ीर टॉपिक हो चुका है। ये सुनेगा असदुल्ला खान क्या कह रहे हैं। देखते रहिए सियासत.pk।